गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म हिस्ट्री संकल्प हमारा भविष्य आपका। के आज के एपिसोड में आज आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न देखेंगे। आज का चैप्टर है पौधों और खनिज पोषण। पौधे और खनिज पोषण से संबंधित जितने भी प्रश्न पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं, मैं उनका कलेक्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आ चुके हैं और या तो कुछ आने वाले इसमें प्रबल उम्मीद रखते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तथा सभी सोशल साइटों से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आप लोग उत्तर दीजिएगा, समय भी आप लोगों को प्रस्तुत रहेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, ध्यान देते रहिएगा। निम्न में से किसमें अनिवार्यता की कसौटियाँ प्रस्तावित की? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, निम्न में किसने अनिवार्यता की कसौटियाँ प्रस्तावित की? मतलब किस वैज्ञानिक ने अनिवार्यता की कसौटियों को प्रस्तावित किया है? ऑप्शन में एक है आर्गन ने, दूसरा ऑप्शन ब्लैकमैन ने, तीसरा ऑप्शन रॉबिन हिल ने, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन से हैं। उत्तर जल्दी जल्दी देते रहिएगा, आप लोगों के पास अभी समय है। मैं जैसा कि देख ही रहे हैं आप, अनिवार्यता की कसौटियाँ प्रस्तावित की हैं, किसने प्रस्तावित की हैं, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। आप लोग आराम से नहीं, फास्टली लिखिए। देखते हैं कितने जल्दी किसका उत्तर आता है। तो आप लोग पूरी तन्मयता से उत्तर दीजिएगा। तो नंबर एक ऑप्शन है आर्नन, दूसरा ऑप्शन ब्लैकमैन, तीसरा ऑप्शन रॉबिन हिल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उत्तर बता दे रहा हूँ, आप लोग को टाइम लग रहा है। आर्नन ने अनिवार्यता की कसौटियों को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अब मालिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान देता है। मालिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान देता है, कहाँ पर देता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मालिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान देता है, कहाँ पर देता है? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है इसका पुष्पवृद्धि में, दूसरा ऑप्शन कार्बन स्थिरीकरण में, चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, चौथा ऑप्शन इन सभी में। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। देखते हैं किसका उत्तर सही होता है। मालिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान देता है किसमें? कम से कम 5 सेकंड आप लोगों को उत्तर दिया जाएगा। उत्तर देने के लिए समय दिया जाएगा 5 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे रहेगा। आप लोग उत्तर दीजिएगा, टाइप कीजिए भाई, लिखते रहिए। नंबर एक ऑप्शन पुष्पवृद्धि, नंबर 2 ऑप्शन कार्बन स्थिरीकरण, नंबर 3 ऑप्शन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी, इन सभी में। तो मालिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान देता है, किस में देता है? तो उत्तर मैं ही बता देता हूँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जिसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण सही बता रहे हैं वो सभी का उत्तर सही है, बाकी सबका उत्तर गलत है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। डाल्टन 1988 ने निम्न किस तत्व को आवश्यक तत्व के रूप में माना? ध्यान दीजिएगा। डाल्टन 1988 ने किस तत्व को आवश्यक तत्व के रूप में माना? इसका उत्तर इसी में है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। नंबर 1 ऑप्शन निकिल, नंबर 2 ऑप्शन सोडियम, नंबर 3 ऑप्शन आयोडीन, नंबर 4 ऑप्शन स्ट्रांसियम। तो उत्तर आप लोगों को बताना है, तो समय है आप लोगों के पास, आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। देखते हैं किसका उत्तर सही होता है। लिखते रहिए, सभी लोग लिखते रहिए। डाल्टन 1988 ने निम्न में से किस तत्व को आवश्यक तत्व के रूप में माना है? इसका ऑप्शन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, निकिल, सोडियम, आयोडीन, स्ट्रांसियम। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा निकिल।
निकेल के संदर्भ में आवश्यक तत्व के रूप में माना था डाल्टन ने। अब जिसका जिसका निकेल सही है वो उसका उत्तर बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए, लिखने में आप फास्टली का प्रयोग करें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों का ये प्रिपरेशन हो रहा है, आपको सोचने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की मांग थी कि इस तरीके से प्रश्न बनाया जाए जो हाईलाइटेड ना हो, इसलिए जो है हमने इस तरीके का प्रश्न बनाना शुरू कर दिया है। अब आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। तो पौधों के विकास के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कितने तत्वों की आवश्यकता रहती है, इनकी संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 है 37, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन 17, चौथा ऑप्शन 57। तब आप लोगों को उत्तर बताना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उत्तर। देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है। उत्तर दीजिए। पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है। नंबर 1 ऑप्शन 37, नंबर 2 ऑप्शन 27, नंबर 3 ऑप्शन 17, नंबर 4 57। अब इसी में से आपको बताना है, ढूंढिए। बताइए भाई। गुड गुड, कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नाइट्रोजन बता दें तो इसका उत्तर होगा 17। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, 17। ऑप्शन नंबर 3, पौधे के विकास तथा वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है, कितना इनकी संख्या होती है आवश्यक अनिवार्य तत्वों की। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यहाँ संख्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संख्या आप जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो 17 होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नाइट्रोजन विशेष तत्व पाए जाते हैं किसमें। नाइट्रोजन विशेष तत्व पाए जाते हैं किसमें। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स में, नंबर 2 वसा में, नंबर 3 प्रोटीन में, नंबर 4 इन सभी में। तो नाइट्रोजन विशेष तत्व पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग ढूंढिए भाई। नाइट्रोजन विशेष तत्व किस में पाए जाते हैं, इसका उत्तर आप लोग ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। समय है। तो नाइट्रोजन विशेष तत्व पाए जाते हैं किसमें, तो मैं यही बता रहा हूँ उत्तर, प्रोटीन में। नाइट्रोजन विशेष तत्व कहाँ पाए जाते हैं या किस में पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। पत्तियों में आंतरशिरीय कोरोसिस होता है, किसकी कमी से होता है। पत्तियों में आंतरशिरीय कोरोसिस होता है, किसकी कमी से होता है। तो आपको बताना है। ऑप्शन है पहला कैल्शियम की कमी से, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम की कमी से, तीसरा ऑप्शन पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी से। इसी में से ढूंढ के आप लोगों को बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग बताइए भाई। पत्तियों में आंतरशिरीय कोरोसिस होता है, बताइए जल्दी जल्दी। कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मैग्नीशियम की कमी से। जिन लोगों ने मैग्नीशियम को बताया है उनका उत्तर सही है, उनका थैंक यू। सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा वीडियो देखने के बाद, और तथा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप यहाँ लाइव चैट तो करते ही करते हैं। लाइव चैट तो अच्छी बात है, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन का दौर चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर उत्तर दीजिए या अपना विचार दीजिए, जिससे कमेंट बॉक्स भरा हो। और जब कमेंट बॉक्स भरा रहेगा, जिससे कि कोई नेक्स्ट का स्टूडेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में विचारों को भी पढ़कर कहीं न कहीं मोटिवेट हो सकता है, ऐसा विचार आप लोग दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जैसा कि इसका उत्तर क्लियर हो गया होगा। पत्तियों में आंतरशिरीय कोरोसिस होता है किसमें, मैग्नीशियम की कमी से। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बेसिक इंपॉर्टेंट है। पादप भस्म में किसी तत्व की उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, पादप भस्म में किसी तत्व की उपस्थित होता है, क्या होता है, उस तत्व के आवश्यक होने को सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर 1
दूसरा ऑप्शन है तत्व के आवश्यक होने का प्रमाण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है तत्व के अनावश्यक होने का प्रमाण है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें से आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी भरिए भाई। जितना जल्दी आप लोग लिखते हैं उतने जल्दी होगा, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आपका उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, तत्व के आवश्यक होने का प्रमाण नहीं। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सेब में आंतरिक कार्क रोग होता है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्क रोग संबंधित है तो सेब से संबंधित है। सेब में आंतरिक कार्क रोग होता है तो इसका ऑप्शन क्या कारण है? बोरान की न्यूनता के कारण, मैग्नीज की न्यूनता के कारण, आयरन की न्यूनतम कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सेब में आंतरिक कार्क होता है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन जैसा कि मैंने बताया है, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो जैसा कि आप लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, जो जिसका जिसका क्लियर है उसमें से ढूंढ के बताएं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बोरान की न्यूनता के कारण कार्क रोग होता है। बोरान की कमी के कारण सेब में आंतरिक कार्क रोग होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सीए तत्व के प्रमुख कार्य हैं। ध्यान दीजिएगा, सीए तत्व के प्रमुख कार्य क्या हैं आप लोगों को बताना है। नंबर एक ऑप्शन है मध्य पट्टलिका का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीए तत्व का प्रमुख कार्य क्या है? नंबर एक मध्य पट्टलिका का निर्माण। नंबर दो मूल रोमों के विकास को प्रेरित करना। नंबर तीन है वसा के उपाचय में भाग लेना। नंबर चार है ये सभी। तो आपको इसी में से उत्तर है, आपको ढूंढ के बताना है। जल्दी से आप लोग ढूंढ के बताइए। तब तक मैं नेक्स्ट प्रश्न पढ़ देता हूँ, उसका भी उत्तर आप लोग ढूंढिए जो ढूंढ पाते हैं। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल में है, क्या है? नंबर एक है सिस्टीन। नंबर दो है मेथिल ओ आइन। नंबर तीन ऑप्शन है आर्जिनाइन। नंबर चार ऑप्शन ए बी दोनों। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकते हैं। समय देने के लिए मैंने दोनों प्रश्नों को एक साथ इंक्लूड किया, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो सी ए वाला आपका, सी ए तत्व के प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका मध्य पट्टिका का निर्माण, ये भी सही है। मूल रोमों के विकास को प्रेरित करना, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वसा के उपाचय में भाग लेना, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन ये सभी इसमें सीए तत्व के प्रमुख कार्य हैं। आप जिन्होंने सभी चौथा ऑप्शन सही बताया था वो उनका सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सल्फर युक्त इम्यूनो अम्ल में जैसा कि मैंने क्या होता है, तो फिर सिस्टीन, मेथिल ओइन, आर्जिनाइन और उसके बाद ए बी दोनों इसमें हो रहा था। ऑप्शन ए बी दोनों। तो ए बी दोनों ऑप्शन, आपका ए बी दोनों ऑप्शन, सिस्टीन तथा मेथियोनाइन। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सल्फर युक्त इम्यूनो अम्ल में विद्यमान होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। जड़ों द्वारा खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं। नंबर एक है प्रासरण द्वारा। नंबर दो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। नंबर तीन है सक्रिय अवशोषण द्वारा। नंबर चार है बी व सी दोनों क्रियाओं द्वारा। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में भरिए, देखते हैं किसका सही हुआ। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए भाई, लिखिए। जड़ों द्वारा खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं। नंबर एक प्रासरण द्वारा। नंबर दो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। नंबर तीन है सक्रिय अवशोषण द्वारा। नंबर चार है बी व सी दोनों क्रियाओं द्वारा। तो जैसा कि इसका उत्तर मैं क्लियर कर देता हूँ, बी और सी दोनों कोशिकाओं क्रियाओं द्वारा जड़ों द्वारा खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं, बी व सी दोनों क्रियाओं द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बी नाइट्री आवश्यक है। बी नाइट्री आवश्यक है। नंबर एक नाइट्रोजन चक्र के लिए। नंबर दो है मृदा उर्वरक बढ़ाने के लिए। नंबर तीन नाइट्रोजन बचाने के लिए। नंबर चार इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कौन पहले लिखता है। नेक्स्ट, इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, नाइट्रोजन चक्र के लिए।
जिन्होंने नाइट्रोजन चक्र के लिए बताया है उनका सही है। बी, नाइट्री आवश्यक है किसके लिए? नाइट्रोजन चक्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न जब चलते हैं, क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नंबर एक वायवीय, नंबर दो सहजीवीय, नंबर तीन अवायवीय, नंबर चार ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग ढूंढिए, देखते हैं इसके उत्तर कौन देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, इसका भी मैं पढ़ देता हूँ, दोनों को उत्तर आप लोग ढूंढिए। निम्न में कौन सा तत्व इंडोल एसिटिक अम्ल IAA के संश्लेषण में काम आता है? नंबर एक जिंक, नंबर दो बोरान, नंबर तीन आयरन, नंबर चार सल्फर। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिए, देखते हैं कितना जल्दी आप लोग देते हैं उत्तर। तो पहले 13वें प्रश्न का उत्तर होगा अवायवीय और चौथे का होगा जिंक। ध्यान दीजिएगा, जिनका जिनका दोनों ऑप्शन सही है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में का अनिवार्य है? नंबर एक जिंक, नंबर दो नाइट्रोजन, नंबर तीन मैग्नीज, नंबर चार कैल्शियम। तो उत्तर इसका आप लोग बताएं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका उत्तर बिल्कुल होगा नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जिन भाग लेता है, किसमें भाग लेता है? रंध्रों को बंद करने में, प्रोटीन को संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट्स के ड्रेट्स के ऑक्सीकरण में, नंबर चार है इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में। तो इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में चौथा ऑप्शन है, इसका आप लोग को बताना है, देखते हैं कौन उत्तर सही देता है। जिंक भाग लेता है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। समय है आपके पास 5 सेकेंड। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में जिंक भाग लेता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, ATP, ADP तथा NADHP में समान है? नंबर एक है कैल्शियम, नंबर दो फास्फोरस, नंबर तीन जिंक, नंबर चार बोरान। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें से आपको बताना है। समय है आपके पास, आप जल्दी से बताइए कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिक, ATP, ADP, NDP में समान है? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फास्फोरस। निम्न में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, ATP, ADP, NADHP में समान है? तो फास्फोरस। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर दो सही है वो सही लगाए हैं, उनका थैंक यू। आप सभी का जिनका जिनका प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है उनका थैंक यू। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, किसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स? नंबर एक तैरने वाले पौधों का उत्पादन, नंबर दूसरा आपसे संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन, नंबर तीन है भूमि में पौधों का उत्पादन, नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोपोनिक्स है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 सेकंड आप लोगों को जैसा कि दिया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर दो है, संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, आवश्यक तत्व से अभिप्राय है। नंबर एक है वह तत्व जो पौधे के उपापचय में भाग लेता है, नंबर दो तत्व की कमी हो जाने पर पौधों में विकार उत्पन्न हो जाए, नंबर तीसरा ऑप्शन है उस तत्व की कमी की कोई अन्य तत्व पूरी न कर पाए, नंबर चार उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन जल्दी उत्तर देता है। उत्तर दीजिए।
तो आपका मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आवश्यक तत्व से अभिप्राय है, नंबर 1 वह तत्व जो पौधे के उपापचय में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है तत्व की कमी हो जाने पर पौधे में विकार उत्पन्न हो जाए, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है उस तत्व की कमी हो जाए कि कोई अन्य तत्व पूरी न कर पाए, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आवश्यक अभिप्राय है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आवश्यक तत्व से अभिप्राय है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिनका जिनका चौथा ऑप्शन सही है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पौधों में हरिमाहीनता होती है, किसकी कमी से होती है? नंबर 1 एमजी की न्यूनता से, नंबर दूसरा है एफए की न्यूनता से, नंबर दूसरा है तीसरा है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा पौधों को अंधेरे में उगाने पर, नंबर 4 है इन सभी कारणों से। तो इसका उत्तर आप लोग ढूंढ के बताएं। बताइए भाई, लिखिए। पौधों में परमाहीनता होती है किस कारणों से? नंबर 1 एमजी की न्यूनता से, नंबर 2 एफए की न्यूनता से, नंबर 2 है पौधों में अंधेरे में उगाने पर, नंबर 4 इन सभी कारणों से। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा नंबर 4, इन सभी कारणों से पौधों में हरिमाहीनता होती है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पादप भस्म होते हैं, पादप भस्म क्या होते हैं? ऑप्शन है पौधों में अकार्बनिक घटक, पौधों में दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक घटक, नंबर तीसरा ऑप्शन वर्णक और हार्मोन, चौथा ऑप्शन है विकर तथा सहविकर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुनना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय है आपके पास। उत्तर दीजिए। पौधे में अकार्बनिक घटक, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। पादप भस्म होते हैं पौधे में अकार्बनिक घटक, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पादप भस्म में होते हैं क्या? पौधे में अकार्बनिक घटक। जिनका जिनका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 21 का, वो 21 का पहला ऑप्शन वो सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला ऑप्शन जिनका सही है वो सही है। पादप भस्म होते हैं पौधों में अकार्बनिक घटक। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीकरण आवश्यक है, आवश्यक है। ऑप्शन है अमोनिया की ऑक्सीकरण, नंबर 2 है ऊर्जा की प्राप्त, नंबर 3 है नाइट्रेट की ऑक्सीकरण, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें से आपको बताना है, जल्दी से बताइए। टाइपिंग को स्पीड को आप लोग बढ़ाएं। नाइट्रीकरण आवश्यक है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा अमोनिया की ऑक्सीकरण। पहला ऑप्शन जिसका सही है उसका सही है। नाइट्रीकरण आवश्यक है, अमोनिया के ऑक्सीकरण से ये संभव होता है। अमोनिया के ऑक्सीकरण से ही नाइट्रीकरण आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं कृपया वो जुड़ जाएं, और साथ ही साथ जितने लोग सभी सोशल साइटों को नहीं फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। यही थैंक यू होगा आपका। आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी, इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक में मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुशोभित कीजिएगा अपने विचार, जिससे मुझे अच्छा लगे। प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नंबर 1 नाइट्रोजन का अमोनिया में, नंबर 2 है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नंबर 3 है नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, नंबर 4 ए बी दोनों में। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में, नंबर दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन का नाइट्रेट में,
नंबर तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में। नंबर 4 है ए बी दोनों में। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। आप लोग सोच के बताइए, समय है। आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों की मांग थी बिना हाईलाइटेड प्रश्न लाने की, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी दोनों, मतलब नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दिया गया है, उससे भी जुड़िएगा। लिंक भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम में आप लोग ऐड होइए, साथ ही साथ फेसबुक जो है उसको ज्वाइन कीजिए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए। धर्म स्टडी को परिवार की सदस्यता बढ़ाइए। साथ ही साथ फेसबुक पेज जो स्पेशल सोसाइटी हैं उससे भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।